मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजा दो ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजा दो ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम, जय हिंद। द जुपिटर क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास के जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है उसमें अगला टॉपिक देखते हैं। कूलॉम के नियम संबंधित जो उसका सदिश स्वरूप है उसको देखते हैं। तो जो कूलॉम का जो व्यंजक था वह ये था हमारा F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या K के जगह पर इतना था 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो K है, K बराबर कितना था, तो 1/4 पाई ई नॉट। इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे कूलॉम नियतांक। कूलॉम नियतांक, या इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक। स्थिर वैद्युत बल नियतांक यानी कि जो दोनों दो आवेश था, हमारे पास दो आवेश था, एक था Q1 और एक था Q2, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कितना था, r था। दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2 था और दोनों के बीच की दूरी कितना था, r था। तो चलिए यहां से देखते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। अब यहाँ पर हम जनरली बात करेंगे किस चीज का, तो इसके प्रकृति का। यदि ऐसा हो कि Q1 चार्ज और जो Q2 चार्ज है वह या तो दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, या फिर Q1 Q2 दोनों क्या हो, निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि Q1 गुना Q2, यानी कि ये जो वैद्युत बल है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के जो समानुपाती होता है। तो यहाँ पर गुना करके देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा Q1, क्योंकि दोनों प्लस रहेगा तो गुना करेंगे तो भी प्लस, और दोनों माइनस रहेगा तो गुना करेंगे तो भी प्लस। तो हमेशा देखते हैं कि प्लस जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में अगर बल जो है दोनों प्लस आता है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षणात्मक बल। अब यहाँ पर प्रतिकर्षणात्मक बल होगा, देखिए अगर Q1 और Q2 पॉजिटिव होता है या दोनों निगेटिव होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक ऐसे लिखेंगे F1 2 और एक हो जाएगा F2 1, यानी कि दूसरा का इधर इसको ध्यान से समझेंगे, सदिश के साथ यानी कि दिशा के साथ बल देखना है हम लोग को। तो ये जो दूसरा का दो लिखे हैं, यानी कहने का मतलब है कि Q2 द्वारा Q1 द्वारा F1 2 का मतलब समझते हैं। F1 2 का मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पर जो 2 लिखा है उसके द्वारा बल लगाया जाता है पहले वाला पर, यानी कि Q2 जो आवेश है उसके द्वारा बल लगाया जाता है Q1 पर। इसका मतलब हो गया F21 का मतलब हो गया कि Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया प्रतिकर्षणात्मक बल। ये दोनों हो गया। तो फिर से समझ लेते हैं, जो बाद में है उसके द्वारा किस पर, तो जो पहले है उस पर बोलना है।
यानी कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, ये हो गया F21। तो ये जो होता है तो ये तो रहेगा हमारा 1/4 पाई ई नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2, अब आई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और यहाँ पर अब इसका दिशा लेते हैं, तो दिशा को सूचित किया जाता है एकांक सदिश द्वारा। एकांक सदिश 11th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है कि आर बराबर वेक्टर आर बराबर होता है, आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर बाई मोड ऑफ आर। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो हो जाएगा, जो ये आर है, जो दूरी है, यहां पर हो जाएगा 1/r, यहां पर 1 2 है तो ठीक उल्टा हो जाएगा 2 1, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा कैफ हो जाएगा। यानी कि यहां पर हो जाएगा कि दूसरे आवेश के प्रति पहले आवेश पर एकांक सदिश दूसरा का हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर एकांक सदिश ऐसे हो जाएगा 1 2। ठीक है, ये कब होगा, ये दोनों जो है ना, ये दोनों सदिश स्वरूप है, यानी कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, तो जब दोनों आवेश प्लस होगा या फिर दोनों आवेश क्या होगा माइनस होगा। कूलम का ये भी क्या है सदिश रूप है, और कूलम का ये भी क्या है सदिश रूप है। अच्छा, अब दूसरा केस है, दूसरा केस सिंपल है थोड़ा सा। अगर Q1 प्लस हो और Q2 क्या हो माइनस हो, या Q1 माइनस और Q2 क्या हो प्लस हो, तो इस स्थिति में इनके बीच में गुना कराएंगे। Q1 गुना जो Q2 होगा वो हमेशा 0 से छोटा आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा निगेटिव आएगा। प्लस गुना माइनस माइनस और माइनस गुना प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो हमेशा 0 से छोटा आएगा। तो इस स्थिति को कहते हैं आकर्षणात्मक। यानी कि दोनों आवेशों के बीच में, जानते भी है कि प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया आकर्षणात्मक, और ये 0 होगा। तो उस स्थिति में जो सदिश रूप होता है F बराबर F12, यानी कि दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया जो बल होगा वह उसका आकर्षणात्मक होता है, तो इधर की ओर हो जाएगा। इसमें क्या होगा विपरीत होगा, देखो 1 2 है तो इसमें 2 1 लिखे हैं, जो उसका दिशा होगा विपरीत होगा, इस बल के विपरीत होगा, और इसमें भी विपरीत होगा। लेकिन आकर्षण में क्या होता है कि सेम होगा, आकर्षण हो रहा है ना, तो उसका जो बल का जो दिशा होगा, हम लोग एक्चुअली जो इसमें बात कर रहे हैं सदिश का मतलब उसके दिशा का बात कर रहे हैं। परिमाण तो यही है Q1 गुना Q2 जो आ रहा है, इसको परिमाण कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जनरली दिशा का बात कर रहे हैं। तो दिशा जो होगा इसमें उल्टा होगा और इसमें सेम होगा। तो F12 1/4 पाई ई नॉट, इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, या ई नॉट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये तो परिमाण हो गया। इसका दिशा कैसे होगा, तो आकर्षण है तो सेम होगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या R12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R21। ऐसा सोचना है। तो 4 रूप होता है इसका। कूलम के नियम का जो व्यंजक है उसका 4 सदिशीय रूप होता है, 4 याद कर लेंगे। ये दो जो होता है वह होता है प्रतिकर्षणात्मक, यानी कि जब दोनों आवेश की प्रकृति सेम हो, और जब दोनों आवेश की प्रकृति अलग अलग हो यानी कि विपरीत हो, तो उस स्थिति में जो बल का जो सदिश रूप होता है, जो बल और जो दिशा होता है वह सेम होता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब अगला जो टॉपिक है वह ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान, यानी कि सीधा सीधा हम लोग को बताना है ई नॉट जो है इप्सिलन नॉट, एप्सिलन नॉट बोलते हैं इसको। ठीक है, एप्सिलन नॉट
का हम लोग को मान बताना है, कितना इसका मान होता है, और इसका एसआई मात्रक बताना है। दूसरा का हो गया एसआई मात्रक, और तीसरा का बताना है इसका विमीय सूत्र बताना है। ठीक है, विमीय सूत्र, विमीय जो है ना वो इस तरीके से होगा, विमीय, और इसमें विमीय ऐसे, विमीय सूत्र। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कूलम के नियम में जो होता है, कूलम के नियम का सूत्र F बराबर 1/4 पाई E नॉट और Q1 Q2 बाई R²। अब देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका मान कितना होता है। तो E नॉट का मान जो होता है वह याद रखेंगे 8.85 गुना 10 के पावर -12। क्या होता है, इसका इकाई क्या होता है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको देखेंगे और जो आएगा उसके हिसाब से लिखेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। जो दूसरा है इसका हम लोग को देखना है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक देखना है। तो चलिए मात्रक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मात्रक हो जाएगा कूलम के नियम से। F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ पर देखेंगे कि F को F रहने देते हैं, E नॉट को इधर लाते हैं। तो E नॉट को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/F को इधर, I नॉट को इधर, तो 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R²। एक मिनट, हाँ तो देखिए थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गया था, तो इसलिए E नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R²। अब देखिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं। 4 पाई अचर राशि है, इसका कोई मान नहीं, मात्रक नहीं होता है। E नॉट को हटा सकते हैं, तो यहाँ पर इसको ना लिखेंगे। अब देखिए E नॉट का मात्रक, एसआई मात्रक जो है आराम से मिल गया है हम लोग को। समझते हैं क्या होता है। देखो आवेश है, ये भी आवेश है और ये भी आवेश है। तो आवेश का होता है कूलम, और ये भी आवेश है तो इसका भी हो जाएगा कूलम। तो एक कूलम है, एक कूलम कितना हो जाएगा 2, तो कूलम स्क्वायर हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा बल, बल का क्या होता है न्यूटन, और ये तो दूरी है मीटर होता है, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके कहने का मतलब कूलम स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं। तो हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि इसका मात्रक कितना होता है। तो पता चल गया कितना होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी पर एक और चीज देख लेते हैं, इसको ऐसे करके देख लेंगे, इसको ऐसे करके देख सकते हैं क्या होता है। तो ये जो 1/4 पाई E नॉट है, 1/4 पाई E नॉट है, इसको हम लोग K कहते हैं। K का मतलब इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक, स्थिर वैद्युत बल नियतांक बोलते हैं ना। तो K का जो पूछा जाएगा कि K का क्या होता है, K का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं K स्थिर वैद्युत बल नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा, K का क्या होगा। तो हम लोग जनरली ज्ञात कर सकते हैं क्या होता है। तो 1, अच्छा ये तो अचर राशि है तो इसको हटा देंगे। E नॉट का कितना आया है, E नॉट का है कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर आ गया है कितना नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब जानबे करते हैं कि यहाँ जो बटन में आ गया E वाला तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा K इक्वल टू कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो E नॉट और यानी कि एप्सिलॉन नॉट और स्थिर वैद्युत बल नियतांक का जो क्या बोलते हैं एसआई मात्रक होता है वह एकदम उल्टा होता है। इसका होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं E नॉट का विमीय सूत्र, E नॉट का विमीय सूत्र, E नॉट का विमीय सूत्र देखते हैं। E नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया है। E नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, 8.85 गुना 10 के पावर -12। इसको क्या करेंगे 2 बार कॉपी पर अगर लिखते हैं, अभी लिखिए, वीडियो देखते रहिए और उसको एक कॉपी ले लीजिए और उसको लिखते रहिए। लिखने के बाद पता चलेगा कि नहीं ऐसा कर, देखिए वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखते समय आप उसको बीच बीच में रोक करके अगर लिखते हैं
जो चीज बोल रहे हैं उसको भी लिखने का प्रयास करते हैं, या फिर जो चीज हम बोल देते हैं उसका मान अगर उस पर एक दो बार लिखते हैं तो वह क्या हो जाता है कि ज्यादा दिन तक याद रहेगा, और वह एक दो बार प्रैक्टिस में ना आ गया इसके वजह से वह ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ये सही मात्रक निकाल लिए हम लोग। ये कूलम का नियम तो याद, कूलम के नियम का व्यंजक तो याद ही हो गया होगा। फिर उसके बाद इसको करते करते आए तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये इसका मात्रक हो गया ई नोट का। ई नोट के मात्रक से ही हम लोग ज्ञात किए स्थिर वैद्युत बलनीयता किसको कहते हैं, तो इस के को कहते हैं, ठीक है। और ये इतना हो गया। ई नोट का विमीय सूत्र क्या होता है, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। कितना आया था, ई नोट का विमीय सूत्र यहां से लेकर चल सकते हैं, F बराबर के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। के जगह पर इतना ले सकते हैं 1/4 पाई ई नोट। फिर वही कहानी यहाँ से ई नोट निकाल लेंगे। अचर राशि है तो इसका कोई मात्रक, इसका कोई नहीं होता है मात्रक, तो इसको हटा देंगे तो आ गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये क्या हो गया F। अब देखते हैं इसको हम लोग को विमीय सूत्र में ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग इस पर जितना भी इसमें राशि है इन सबको तोड़ते हुए, इन सबको सरल करते हुए हम लोग को वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां पर हम लोग पढ़े हैं मूल राशियां, जो दो प्रकार की होती है। एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो जो आधारी राशि के रूप में अगर ला देते हैं तो वहीं पर आधारी राशियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और आधारी राशि जो है उसकी संख्या कुल कितनी है, तो 7 है। तो अगर उस रूप में ला देते हैं तो क्या होता है ना कि हमारा व्यंजक जो विमीय सूत्र है वह निकल जाता है। देखिए आवेश है, आवेश दुगो है। अब आवेश बराबर हम बताए थे, आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय होता है आवेश बराबर। तो यहाँ पर दुगो है तो लिख सकते हैं, आवेश के जगह पर लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को I कहते हैं और समय को P कहते हैं, यानी कि इसके ऊपर भी 2 हो जाएगा, इसके ऊपर 2, क्योंकि आवेश दुगो है तो दुगो विद्युत धारा और दुगो क्या हो जाएगा समय। तो इतना हो गया। R का मतलब ये तो दूरी है, दूरी का हम लोग जानते हैं मात्रक, तो R दुगो है। गुना बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है ma, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल सीधा बात समझिए कि बल जो होता है वह मास से आता है। मा का मतलब हो गया m का मतलब m से मा। बल कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो मा से मिलता है। तो मा याद रखेंगे, m से द्रव्यमान, a से क्या हो गया त्वरण। फिर एक यहाँ पर करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे। f के जगह पर हम लोग को ma लिख सकते हैं और a के जगह पर क्या होता है त्वरण बराबर, तो यहाँ पर यहीं पर उसको हल कर देते हैं। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण a को कहते हैं, त्वरण बराबर होता है विस्थापन, वेग में परिवर्तन, तो v या बटा में t। अच्छा ये हो गया। और v बराबर क्या होता है, तो s बटा में t होता है। यहाँ एक मिनट ऐसा समझते हैं। f बराबर कितना हो जाएगा, f m हो गया यहाँ पर, और a के जगह पर क्या हो जाएगा v बटा t हो जाएगा। अब एक बात और समझ लेंगे, ये सूत्र हो गया और ये भी आप देखेंगे कि v बराबर क्या होता है, v तो ये वेग है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, s माने विस्थापन। तो फिर यहाँ पर v के जगह पर लिखेंगे s बटा t, एगो पहले से t है, तो f बराबर इतना आ गया m गुना v के जगह पर कितना हो गया s, एगो पहले से t है एगो नीचे t है, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो हम लोग f के जगह पर इतना लिख सकते हैं m इंटू s, और जो t स्क्वायर नीचे है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कितना होता है। तो जो I है इसको विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है ये सब आधारी राशि के रूप में आ गया है। तो विद्युत धारा भी आधारी राशि है, तो इसका हो जाएगा a के पावर हो जाएगा 2, और ये जो t है 2 2 4 हो गया। और टाइम का होता है कैपिटल T, और ये हो गया 4। और नीचे देखेंगे तो ये हो गया दूरी, और ये भी विस्थापन है, ये वाला तो 2 1 3। r मतलब दूरी, यहाँ पर देखिए रहे थे कूलम के नियम में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये s है, ये भी दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर। और मीटर को हम लोग विमीय सूत्र में l लिखते हैं, तो l कब हो गया 3 हो गया। और m माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है मास, मास मतलब m। इसको अगर ऊपर लेकर जाते हैं सबको तो इतना हो जाएगा, इसके पावर 1 है तो ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो l के पावर हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये तो ऊपर दोनों है, ये है तो a स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा t 5 है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया
बीमीय सूत्र हो गया, ई नॉट का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, नीचे जो नहीं दिख रहा होगा वो अपने से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ये वाला देखिए सूत्र याद रहना चाहिए। ई नॉट का बीमीय सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो बताए हैं, इस पूरा जो दिख रहा है, इस सब ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। वीडियो स्टार्ट नहीं किए थे, क्या हो गया कि हम पूरा यहाँ पर समझा दिए। अच्छा, फिर से इसको समझ लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक का मान, तो F बराबर 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलम के नियम का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर जो 1/4 पाई ई नॉट होता है, इसको K बोलते हैं, और K का मान होता है 1/4 पाई ई नॉट। इसको जब हल करते हैं तो हमारा इतना आ जाता है 9 गुना 10 के पावर 9। देखिए 4 के जगह पर 4, पाई के जगह पर 22/7, ई नॉट के जगह पर 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 7 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ये भी ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर हल करते हैं तो 9.0 गुना 10 के पावर 9, ये 10 के पावर -12 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा। तो यहाँ पर हल करते हैं तो आ जाता है 9.0 गुना 10 के पावर 9। और इसी को याद रखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 9.0 गुना 10 के पावर 9 होता है। ये कब होता है, तो यह भी याद रखना है कि माध्यम, दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा वह निर्वात होगा या फिर हवा होगा, तब जाकर के 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। कूलम का परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि Q1 और Q2 यदि दो आवेश हो और दोनों का मान जो है 1 कूलम हो और 1 कूलम हो, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, तो कूलम के सूत्र से देखते हैं तो 1/4 पाई ई नॉट के जगह पर कितना हो जाएगा 9.0 गुना 10 के पावर 9। और Q1 और Q2 इसको 1 कूलम बाई 1 कूलम रखते हैं, गुना कराएंगे तो 1 कूलम आ जाएगा। आर जो है दूरी है तो 1 मीटर यहाँ पर रखेंगे तो मीटर से मीटर दोनों कट जाएगा और कूलम से कूलम दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बच गया है, केवल न्यूटन बच गया है, 9.0 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। अब इसका मतलब है कि यदि दोनों आवेश जो है 1-1 कूलम का हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो बल का मान जो होता है वह स्थिर वैद्युत जो बल है K जो है उसके बराबर आ जाता है। इस कहने का मतलब ये है कि यदि दो आवेशों को, ध्यान से सुनेंगे, कूलम क्या है, यदि दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, यदि दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का मान 9.0 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन हो, तो इसका अर्थ है कि दोनों आवेश जो उपस्थित थे Q1 Q2 उनके गुणनफल का जो मान होगा वह कितना होगा, 1 कूलम होगा। 1 कूलम क्या है, तो यदि दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का मान 9.0 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन हो, तो इसका अर्थ यह है कि दोनों आवेशों के गुणनफल का मान कितना है, तो 1 कूलम है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कूलम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। कूलम के नियम से संबंधित, कूलम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कूलम के नियम से पहला ध्यान में रखेंगे कि क्या कूलम के नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है या नहीं करता है। पहला क्वेश्चन यही है, क्या कूलम का नियम जो है वह न्यूटन के गति का
तीसरे नियम का पालन करता है या नहीं करता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कूलॉम का जो नियम है, दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच, तो वह न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। इसका मतलब है यहाँ पर देख रहे हैं कि दो विपरीत आवेशों के बीच क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। तो वहां पर देखे थे कि अगर बल लग रहा था, दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर बल लगाया जा रहा था Q2, यानी कि दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल, तो उसकी दिशा देख रहे थे तो सेम हो रहा था, यानी कि ऐसे एकांक सदिश ऐसे ही था। और अगर बात करते अगर ऐसे हो रहा था F21, तो इसकी दिशा हो रहा था 1। ये हो गया कब, जब दोनों आवेश, एक प्लस था और एक क्या था, माइनस था, तब, यानी कि दोनों यहाँ पर हो रहा था आकर्षणात्मक, तब आकर्षणात्मक की स्थिति में। और एक यहाँ पर देखेंगे प्रतिकर्षणात्मक, ये भी बता दिए हैं। प्रतिकर्षणात्मक की स्थिति में क्या हो रहा था कि दोनों आवेश जो था पर दोनों आवेश पर आवेश की प्रकृति सेम थी, यानी कि दोनों प्लस था या फिर दोनों माइनस था। उस स्थिति में दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल जो होता है उसके विपरीत दिशा में एकांक सदिश होता है, यानी कि 2-1 या F21, इसकी उल्टे दिशा में हो जाएगा 1-2। तो कहने का मतलब होता है कि F12 जितना बल E लगाता है, जितना Q2 बल लगाता है Q1 पर, उतना ही Q1 बल लगाता है Q2 पर, और दोनों का दिशा अलग अलग होता है। तो न्यूटन के नियम में भी, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है उसमें भी पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर बल लगाया जाता है। और विपरीत दिशाओं में बल जब किसी दो वस्तुओं के बीच में लगता है तो उसे ही न्यूटन के गति का तीसरा नियम माना जाता है, कहा जाता है। तो कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। दूसरा बात है कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है, जो परमाणु की त्रिज्या होती है वह होता है 10⁻⁻10, और जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ये हो गया नाभिक की त्रिज्या और ये हो गया परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। तो क्या नाभिक की त्रिज्या कहने का मतलब है कि यह दूरी का छोटा इकाई है और यह भी एक प्रकार का दूरी है, लेकिन नाभिक वाला सही वाला बड़ा है। तो जो परमाणु के अंदर और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी यह बल काम करता है, यानी कि कूलॉम का नियम परमाणु से संबंधित और नाभिक से संबंधित पर भी लागू होता है। अब तीसरा बात समझते हैं, इसको लिखेंगे जो बोले हैं, यानी कि कूलॉम का नियम परमाणु के लिए और नाभिक के लिए भी लागू होता है। तीसरा बात है कि जो बल लगाया जा रहा था Q1 Q2 पर, इसके द्वारा बल लगाया जा रहा था इस पर और इसके द्वारा लगाया जा रहा था इस पर। कब लगाया जा रहा था, उल्टा दिशा में, तो प्रतिकर्षणात्मक स्थिति में। आकर्षणात्मक स्थिति में ऐसे हो जाएगा। तो जो भी बल लगाया जा रहा है तो देखेंगे कि एक सीधा दिशा में लगाया जा रहा है, यानी कि इसके केंद्र पर ही और इसके केंद्र पर ही। तो कूलॉम बल को हम लोग क्या कहते हैं, कूलॉम बल को हम लोग केंद्रीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रीय बल कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। और यह जो बल होता है संरक्षी बल होता है। कैसा होता है, केंद्रीय बल पहले पढ़ा चुके हैं, संरक्षी बल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा।
एक बात करेंगे कि नाभिक के बीच में जो परमाणु होता है, नाभिक के बीच में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब परमाणु के अंदर लगने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को परमाणु बल कहते हैं या परमाणु नाभिकीय बल भी कह सकते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहता है? तो परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो नाभिक के बाहर परमाणु की कक्षाओं में रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन। और एक बात समझते हैं, चौथा समझने से पहले एक बात और समझते हैं कि एक पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा पढ़े हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और एक अभी पढ़ लिए कूलॉम बल। इन दोनों में करेंगे हम तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। और F बराबर हो जाता है K q1 q2 बटा में r स्क्वायर। दो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इन दोनों में कौन बल जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा ये वाला बल क्या है? कूलॉम बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग माने समझते हैं, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बल है। और ये इसके मुकाबले कमजोर है। दो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, पहला बात याद रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले, एक मिनट सुन बढ़िया समझते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला कूलॉम बल, इन दोनों में से ये जो होता है तो अधिक होता है, लेकिन कितना गुना अधिक होता है? तो याद रखेंगे 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। 10 के पावर 43 गुना दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी होता है तो ये भी नियम लग जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश भी होता है तो ये भी कूलॉम बल भी लग जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कौन बल ज्यादा होगा? तो कूलॉम बल। लेकिन कितना गुना ज्यादा होगा? तो 10 के पावर 43 गुना ज्यादा होगा। और सीधा बात है, और समझते हैं कि 10 के यहाँ पर अगर दोनों प्रोटॉन रहा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालेंगे और कूलॉम बल का मान निकालेंगे तो कूलॉम बल तो अधिक आएगा, लेकिन कितना गुना अधिक आएगा? तो 10 के पावर 36 गुना अधिक आएगा। कितना आएगा? 10 के पावर 36 गुना। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलॉम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले कूलॉम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। समझे? चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें और ताकि हमको भी सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।